काश मैं जिठानी होती। ये कहानी शुरू होती है चंडीगढ़ की गलियों से, जहां अभी अभी अपना कॉलेज कंप्लीट कर नेहा अपने घर वापस लौटी थी। पढ़ाई कंप्लीट करके अगर घर पर बेटी बैठी हो तो घर वालों के दिमाग में बस एक ही बात आती है, और वो बात नेहा की माँ के दिमाग में आ गई थी। अरे देख तो ले बेटा, बड़े अच्छे घर का रिश्ता आया है। एक बार ये रिश्ता हाथ से चला जाएगा ना तो बाद में तू बहुत पछताएगी, याद रखियो। मेरे लिए लड़के लाइन लगाकर बैठे हैं मम्मी, बस एक बार फोन घुमाने की देरी है। कॉलेज के 10 लड़के तैयार हो जाएंगे, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। आई वांट टू गेट सेटल्ड। हाँ भाई, सेटल्ड। हम लोग तो जैसे गवार है ना, कुछ चीजें सही उम्र में ही अच्छी लगती है बेटा। तुम लोग सोचते हो 30-32 साल की उम्र में शादी करेंगी, एक उम्र के बाद फिर बच्चा होने में कितनी दिक्कत आती है पता भी है। बुढ़ापे में बच्चा पालेगी क्या? पहले के लोग गवार नहीं थे, वो जो भी कह कर गए हैं उसके पीछे बहुत कारण है। अब कुछ भी बोलो मम्मी, अभी मैं शादी नहीं करने वाली, कम से कम 4 साल तक तो नहीं। जैसे उसके बाद कोई तुझे ब्याह कर ले ही जाएगा, कोई जरूरत नहीं है 4 साल के बाद भी शादी करने की। बुढ़ापे में शादी करने से अच्छा है करना ही मत। अच्छा एक बार चेहरा तो देख ले, मिल ले, फिर मत करना शादी। मैं वापस कॉलेज ही चली जाती हूँ मम्मी, है ना। आए दिन सुषमा और उसकी बेटी में इसी बात पर बहस होती रहती। नेहा शादी को राजी नहीं होती और एक समय बाद सुषमा भी हाथ खड़े कर देती है। 2 साल बीत जाते हैं। नेहा के ग्रुप की सभी लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है और नेहा रह जाती है कुंवारी। अब उसे एहसास होता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। वो मम्मी मैं क्या करी थी, आप कुछ रिश्ते ला रही थी ना मेरे लिए, उनका क्या हुआ? मर गए सब तेरे लिए, जो अपनी फोटोज भेजी थी उन्होंने, सबका सत्यानाश हो गया। अरे मम्मी हो गई ना गलती, आप ठीक ही कहते थे, कुछ चीजें समय के साथ हो जानी चाहिए। अब कोई लड़का मिलने वाला नहीं है बेटा। जब अच्छे लड़के मिलने की उम्र थी तब तो तू रानी बनकर बैठी हुई थी, सर पर ताज पहने। गए सारे अच्छे लड़के हाथ से, अब तो जो बच्चे कुचे होंगे उन्हीं में से छांटना होगा। ठीक है ना, छांट लेंगे। अब बायोडाटा तो मंगवा लो लड़कों का। और दोनों माँ बेटी मिलकर लड़के की तलाश में जुट जाती हैं। कई रिश्तों में से एक रिश्ता नेहा को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि लड़का अच्छे खासे रईस खानदान का था। बच्चे कुचे में से भी हीरा निकाल लिया ना मेरे मम्मी। दोनों परिवारों में बात हो जाती है। प्रेम को भी नेहा बहुत पसंद आती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और आहूजा परिवार की बहू बनकर नेहा अपने ससुराल पहुंच जाती है। दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में बैठी नेहा प्रेम का इंतजार कर रही थी, तभी उसकी जेठानी उसके कमरे में आती है। देखो नेहा, तुम ना अपने बैग्स अनपैक मत कर लेना, क्योंकि ये कमरा एक्चुअली हमारा है। प्रेम का कमरा जरा छोटा है ना, इसलिए तुम्हारे जेठ जी ने इसी कमरे को डेकोरेट करवा दिया था। मुझे लगा इसे अपना कमरा समझकर तुम कहीं अनपैकिंग ना कर लो। बेकार में तुम अपने कपड़े कबर्ड में रखोगी और सुबह तुम्हें फिर उन कपड़ों को वहां से हटाकर कमरा बदलना पड़ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओह अच्छा ठीक है भाभी। और हाँ, अगर तुम वॉशरूम यूज करोगी ना तो तुम्हारे लिए मैंने एक अलग सोप निकाल कर रखा है, उसे ही यूज करना। गलती से मेरा बॉडी वॉश यूज मत कर लेना, वो इम्पोर्टेड है ना। अच्छा मैं अब देवा जी को भेजती हूँ, एंजॉय। और कुछ इस तरह अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुनकर नेहा का अपने ससुराल में एक्चुअल स्वागत होता है। रात तो किसी तरह निकल जाती है, पर असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह अपनी पहली रसोई तैयार कर नेहा सभी को परोसती है। खाना ठीक है ना पापा जी, कुछ कम ज्यादा तो नहीं है ना? कुछ कम ज्यादा नहीं है बहू, सब परफेक्ट है। बस तेरे आने से यह लड़का भी परफेक्ट हो जाए। अब शादी हो गई है, तेरी पति बन गया है तू किसी का, तो जरा जिम्मेदारी ले। जी पापा जी। अपने ससुर की बात सुनकर नेहा को एक बार के लिए तो कुछ समझ में नहीं आता, और आता भी कैसे, इतनी हड़बड़ी में जो शादी हुई थी। आधी बातों का तो नेहा को पता भी नहीं था, पर नेहा किसी भी बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए घर को संभालने में लग जाती है। एक दोपहर नेहा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, ये देव का शर्ट है, इसे अलग धो। उससे कपड़े में एक भी दाग पसंद नहीं है, तो मशीन का रहने दे। देव के कपड़े तो हाथ से ही धो ले और इसे अच्छी तरह आयरन करके उसके कबाड़ में रख देना। वो रोज रंग के हिसाब से कपड़े पहनता है और उसे उसका शर्ट नहीं मिला ना तो उसका मूड खराब हो जाता है। ये चिड़ची इंसान है या कोई बुलडोजर जो उनके लिए इतना कुछ हो रहा है? 2 दिन के बाद एक साड़ी बेचने वाली उनके घर पर आती है। घर की तीनों औरतें बैठकर अपने अपने लिए साड़ियां पसंद करने लगती है और तीनों में नेहा को सबसे पहले एक साड़ी पसंद आ जाती है। जैसे ही नेहा उस साड़ी को उठाने जाती है, प्रीति भी उसी साड़ी पर हाथ रख देती है, जिसे देखकर ललिता कहती है, दूसरी साड़ी पसंद कर ले अपने लिए नेहा, ये साड़ी प्रीति को रखने दे। मतलब मेरी पसंद की कोई वैल्यू नहीं है मम्मी जी? ये बात नहीं है बहू, प्रीति बड़ी है ना, ले लेने दे उसे साड़ी। और नाराज होकर नेहा बिना साड़ी लिए कमरे में चली जाती है। इसी तरह शाम ढल जाती है और रात के खाने की तैयारी करने के लिए नेहा और प्रीति किचन में जाते हैं। मैं सोच रही थी पालक पनीर बना लूं भाभी, प्रेम जी को पालक बहुत पसंद है ना। तुम्हें लगता है कि तुम पालक पनीर बनाओगी और तुम्हारा बनाया हुआ खाना तुम्हारे पति के गले से नीचे उतर जाएगा? इस घर में तुम्हारी जेठ जी की पसंद का खाना ही बनते आया है। अभी नहीं हो ना तुम इस घर में, धीरे धीरे सब समझ में आएगा तुम्हें।
रात के खाने का मेनू मैंने सोच लिया है, तो खाना वही बनेगा। ये औरत या चंडालिका पहले ही दिन से अपना रंग दिखाने लगी है। जानती नहीं नेहा क्या चीज है। बस 15-20 दिन गुजरने दीजिए जेठानी जी। आपका ये रौब ना उतारा तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। अपनी सास और जेठानी की कही बात बार बार नेहा के सर में चक्कर काट रही थी और वो सोच लेती है कि डिनर के बाद इस बारे में प्रेम से बात करके ही रहेगी। रात को सभी डिनर के टेबल पर बैठे थे कि ऑफिस की बातों की चर्चा टेबल पर ही होनी शुरू हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ ये टूथब्रश वाली कंपनी का डील फाइनल कर दूं। आपको क्या लगता है पापा? तूने सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा बेटा। बिल्कुल फाइनल कर दे। पर मुझे तो इस कंपनी में जरा गड़बड़ लग रही है भैया। कभी ऑफिस आया है तू जो तुझे ऑफिस के डील्स के बारे में पता होगा? तू दुकान संभाल ले, वही बहुत है। कंपनी के 20% शेयर तुझे दे रखे हैं, पर तुझसे तो वो भी नहीं संभले जाते। ये नहीं होता कि एक बार जाकर दुकान की हालत देख लूं, स्टाफ क्या कर रहा है क्या नहीं, स्टॉक मेंटेन कर लूं। नहीं, तुझे तो बस बिस्तर तोड़ना है और आराम करना है। बैठे रहने की आदत जो हो गई है तुझे। अपने भाई की बात सुनकर प्रेम खाने के टेबल से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अब समझ में आया कि भाभी ऐसा क्यों कह रही थी कि खाना प्रेम के गले से उतरे तब ना। लगता है यहाँ रोज यही होता होगा। प्रेम के बायोडेटा में तो कुछ और ही लिखा था और यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ये क्या बात हुई? शादी के वक्त उन्होंने बताया था कि प्रेम की खुद की कंपनी है, पर इसे तो कंपनी में सिर्फ 20% हिस्सा मिला है। ये कहाँ फंस गई मैं? रात को नेहा कमरे में जाती है। अभी क्या अभी सब क्लियर कर लूंगी इससे। आ गई मेरी बीवी, बैठो। पैर दबा दूं, तुम थक गई होगी ना। इससे पहले कि नेहा अपने सवालों के बाण प्रेम पर छोड़ती, प्रेम की मीठी बातें सुनकर उसका दिमाग शांत हो जाता है। तुम कितने अच्छे हो प्रेम, फिर यहाँ कोई तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करता? ये सब मेरा ही तो बनाया हुआ है नेहा। पूरी कंपनी मैंने ही खड़ी की थी। तुम्हें क्या बताऊं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ प्रेम। तुम मुझे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? सब कुछ मेरी ही मेहनत का है इस घर में। पर छोटा हूँ ना, सब बड़े हैं, इसलिए मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता। हम जब छोटे थे ना तो इतनी खुशियाँ नहीं थी हमारे पास। बहुत बुरे दिन देखे हमने और उन्हीं दिनों का असर है कि भैया ज़रा चिड़चिड़े हो गए हैं। इसलिए मैं भी किसी को उल्टा जवाब नहीं देता। इस्तेमाल करने दो जिसे जो इस्तेमाल करना है। आखिर में तो सब मेरा ही होना है। कितना बड़ा दिल है प्रेम तुम्हारा। और मैं बेकार में ही फिक्र कर रही थी। मुझे लगा कि घर में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अरे नहीं यार नेहा, पागल हो गया तुम। और अपनी चिकनी चुपड़ी प्यारी प्यारी बातों में प्रेम नेहा को फंसा लेता है और उसके दिमाग से डाउट को गायब कर देता है। पर सच्चाई ये नहीं थी। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। जिस लड़की के ससुराल में उसके पति की इज्जत ना हो, उस औरत की भी उस घर में ज्यादा इज्जत नहीं रह जाती। आहूजा परिवार में कोई भी प्रेम की बात को 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देता था और अब वही नेहा के साथ भी होने लगा था। ना ही किसी चीज में नेहा की राय पूछी जाती, ना ही उसकी बात को तवज्जो दी जाती। और प्रीति के केस में बिल्कुल उल्टा ही होता था, क्योंकि देव के घर में इज्जत थी तो प्रीति की इज्जत होनी ही थी। हद हो गई है प्रेम की भी। कब तक सीधा बनकर रहेगा ये? अगर इसने अपनी इज्जत बनाई नहीं तो इस घर में मेरी भी कभी इज्जत नहीं होने वाली। जिसे देखो बस जेठी की तारीफ करता रहता है। और प्रेम कौन है? कोई भी नहीं। जब से शादी हुई है एक गिफ्ट तक नहीं दिया प्रेम ने मुझे। और एक जेठ जी है, हर रोज भाभी को कुछ न कुछ दिलाते रहते हैं। किस्मत हो तो भाभी जैसी। खुद में इस बात को सोचकर नेहा बड़बड़ा रही थी, तभी दरवाजे से शॉपिंग का बैग्स लिए प्रीति अपने दोस्तों के साथ अपने घर आती है। नेहा, जरा सभी के लिए पानी लाना। मैं क्यों? आपकी नौकरानी बैठी हूँ क्या भाभी जी? आपकी ये जो तितलियां हैं ना, उनसे कह दीजिए ये ले आएंगी किचन से पानी। ये क्या बदतमीजी है नेहा? क्या कुछ भी बकवास कर रही हो तुम? पहले ये बताइए आप शॉपिंग क्या करके आई हैं? ज्यादा कुछ नहीं, 5 लाख का एक हार है जो कि तुम्हारे जेठ जी ने मुझे दिलाया। आओ तुम भी देख लो, क्योंकि तुम्हारे पति की तो औकात नहीं है कि तुम्हें कुछ दिला सके। मुझे सब कुछ पता चल गया है। ये सारा अंपायर प्रेम जी का ही तो खड़ा किया हुआ है और आप लोग बैठकर राज कर रहे हैं क्योंकि वो सीधे है ना, कुछ बोलते नहीं आपको। तुम्हें भी यही कहानी सुना दी उसने? ओह गॉड नेहा, बुरी फंसी तुम। बाय द वे मेरा नाम स्नेहा है, मैं तुम्हारे पति की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। कई साल उसने मुझे भी इसी तरह हवा महल बना कर रखा था। फिर मुझे पता चला कि इस घर में उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता। पता नहीं खुद को कहाँ का शहजादा समझता है वो। इसलिए जब उसने मुझसे शादी की बात की तो मैंने तो ना बोल दिया भाई। जिस लड़की की खुद की कोई इज्जत नहीं है वो अपनी पत्नी की क्या इज्जत रखेगा? क्या? स्नेहा के मुंह से ये बातें सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इसके बाद तो नेहा जो फटती है, क्या कहे उसका। वो सीधा प्रेम के पास जाती है और उसे सुनाना शुरू कर देती है। रत्ती भर भी इज्जत नहीं है इस घर में मेरी। एक काम वाली और मेरी इज्जत एक बराबर है, क्योंकि तुम ठहरे नौकर। अगर तुमसे दुकान नहीं जाया जाता तो अब मैं दुकान जाना शुरू कर दूंगी। तुम्हारी भाभी खरीद कर लाए 5 लाख का हार और मुझे क्या मिला हार में? तुम। अरे यार नेहा, अभी के अभी काम पर लग जाओ, वरना तुम्हारे भाई साहब हमेशा की तरह तुम्हें ताने देंगे, जिससे तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा पर मेरा कलेजा जलेगा। और अब क्योंकि नेहा भी प्रेम की असलियत जान चुकी थी, तो प्रेम को अपनी आराम फरमाने की आदत को छोड़कर काम करना शुरू करना ही पड़ता है। पहले वो
काम नहीं करता था तो दिन भर नेहा के आगे पीछे घूमता रहता था, पर अब वो काम करने की कोशिश कर रहा था और नेहा की नजरों में अपनी इज्जत फिर से पाने के लिए दिन रात लैपटॉप में ही बिजी रहने लगा था। प्रेम, मैंने तुम्हें कुछ लाने के लिए बोला था, याद है तुम्हें? क्या बोला था यार प्रिया, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ। प्रिया, नेहा हूँ मैं, काम कर रहा हूँ। आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, मैंने तुम्हें गिफ्ट लाने के लिए बोला था, तुम्हें वो भी याद नहीं रहा? पहले तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा पति कुछ काम करे, फिर तुम्हारा पति अगर काम कर रहा है तो तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो करूँ क्या मैं? पता नहीं भगवान ने कहाँ कहाँ से मेरी किस्मत फोड़ी है। एक तो ये इंसान इतना झूठ बोलता है कि जिंदा इंसान ही निकल जाए। अरे जेठ जी भी तो इंसान है, मम्मी पापा के लिए एक अच्छे बेटे भी बन जाते हैं, अपनी पत्नी के लिए एक अच्छे पति भी, और घर संभालने के लिए एक अच्छी गार्डियन भी। वो भी तो बिजनेस संभाल रहे हैं ना। पर क्या कभी भी भाभी की छोटी सी बात ऐसी होगी जो उन्हें याद ना हो? तुम सुन भी रहे हो प्रेम? जा रही हूँ मैं ही गिफ्ट लाने, अब कान खोल के सुन लो। जब तक मैं आऊंगी तुम तैयार रहना, क्योंकि हमें आज रात एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। नेहा मार्केट जाकर अपने पापा मम्मी की एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट खरीद लेती है, पर जब वो वापस आती है तो देखती है कि प्रेम घर पर है ही नहीं। अरे बेटा, कहाँ ढूंढ रही है प्रेम को? वो तो दुकान गया ना। सुबह से दुकान पर नहीं जाया जा रहा था, अभी मुझे बाहर जाना है तो ये दुकान चले गए। अपनी शादी से नेहा बुरी तरह परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे शादी से कोई भी खुशी नहीं मिल रही थी। जब अपनी जिठानी को देखती तो उसे और भी गुस्सा आता, क्योंकि जहाँ देव एक परफेक्ट हस्बैंड था, वहाँ प्रेम अभी चीजें समझने की कोशिश कर रहा था। प्रेम के घर पर न होने से नेहा अकेले ही अपने मायके जाती है। सुषमा को देखते ही नेहा उसके गले लग जाती है। मुझे वापस नहीं जाना मम्मी, ये कहाँ शादी कर दी तुमने मेरी? बच्चे कुचे में से भी मुझे बचा कुचा ही मिला। भाभी की किस्मत कितनी अच्छी है, जेठ जी रोज उन्हें कुछ न कुछ ला कर देते हैं। सुबह भाभी को बेड टी तक वही ला कर देते हैं, शाम को उसके लिए ऑफिस स्टाफ से नाश्ता भिजवाते हैं, और हर संडे दोनों डेट पर जाते हैं 100 अलग। पर अब जो मिल गया उसके साथ जीवन निभाना ही होगा ना बेटा। पर कैसे जीवन निभाऊं मम्मी? मुझे किसी की सुनने की आदत नहीं थी, और वहाँ अपने पति के कारण मुझे सबकी सुननी पड़ती है। और सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरा पति स्पाइनलेस है, पहले कमाता नहीं था और अब जब काम शुरू किया है तो उसे मेरी सुध ही नहीं है। मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ कोई मतलब नहीं, किसी काम का नहीं है मम्मी ये आदमी। कभी कभी लगता है काश मैं जेठानी होती, वैसा पति तो मैं डिजर्व करती हूँ ना मम्मी। भाभी की ना शक्ल ना सूरत, ना पढ़ी लिखी, पर पति देखो सर पर बिठा कर रखता है। ये सुनते ही सुषमा अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है और अपनी अलमारी से एक तस्वीर निकालती हुए कहती है, किस्मत में तो तेरा वही औदा और वही प्यार था बेटा, पर उस प्यार को तूने ही तो ठुकरा दिया था। तू भूल गई होगी, आज से 2-2.5 साल पहले मैंने तेरे लिए एक रिश्ता लाया था। मैंने कहा भी था अगर तूने इस रिश्ते को ना की तो तू बड़ी पछताएगी, और आज तू ही देख ले उस लड़के की फोटो। नेहा जैसे ही अपनी माँ के हाथों से वो फोटो लेकर देखती है, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि वो फोटो किसी और की नहीं देव की ही थी। और अपने सर पर हाथ रखे नेहा रोती रह जाती है। इतना बड़ा गैम्बल मेरी किस्मत में तुझे लिखना था भगवान। इसीलिए तो कहती हूँ बेटा, कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए।